Hello student, today we start wave optics, तरंग प्रकाशिकी. In the beginning of 20th century, certain physical phenomena like photoelectric effect, Compton effect were discovered which could not be explained on the basis of wave theory. 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ भौतिक घटनाएं जैसे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या हमने तरंग सिद्धांत के द्वारा नहीं की जा सकती थी. इनकी व्याख्या के लिए हम क्वांटम थ्योरी का यूज़ करते थे. तो आज हम लाइट की वेव थ्योरी या वेव नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि वो तरंग प्रकाशिकी क्या होती है. जिसमें फर्स्ट टॉपिक आज हम हाइगेन्स वेव थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे. हाइगेन के तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे. इन 1678 हाइगेन्स proposed that every point that a luminous disturbance mid turns into a source of the spherical wave itself. The sum of the secondary waves which are the result of the disturbance determines what from the new wave will take. This theory of light is known as Huygens theory. सन 1678 में हॉलैंड के वैज्ञानिक क्रिश्चियन हाइगेन ने प्रकाश संचरण के संबंध में कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, जिसे हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं. उन्होंने कुछ बातें लिखी थी. एज्यूम दैट फर्स्ट इज लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. उन्होंने कहा था कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है. सेकेंड एजम्पशन इज दीज वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शंस विच द वेलोसिटी ऑफ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. उन्होंने कहा था कि ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे क्या करती हैं, जो प्रकाश की तरंगे हैं वो सभी दिशाओं में अत्यधिक वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलती हैं, तथा जब ये किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पहुँचती हैं तो हमें वस्तु की उपस्थिति का आभास होने लगता है. थर्ड एजम्पशन इज द होल यूनिवर्स with all matter and space is filled with a luminiferous medium called ether of very low density and very high elasticity. उन्होंने कहा कि जो संपूर्ण ब्रह्मांड है, संपूर्ण ब्रह्मांड में काल्पनिक माध्यम ईथर व्याप्त है. सारे ब्रह्मांड में ईथर फैला हुआ है. इस माध्यम में से होकर तरंगे चलती है और जो ईथर होता है वो भारहीन तथा समांगी होता है और इसका घनत्व बहुत ही कम और इसकी प्रत्यास्थता बहुत ही अधिक होती है. द सेंसेशन ऑफ डिफरेंट कलर इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ. विभिन्न रंगों का जो आभासी तरंगदैर्घ्य होता है, जो आभास होता है वो तरंग के अंतर के कारण होता है, उनके वेवलेंथ के कारण होता है. द लाइट वेव्स वेयर सपोज्ड लॉन्गिट्यूडनल लेटर ऑन ट्रांसफर्स टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन. स्टार्टिंग में जो प्रकाश तरंग था, प्रकाश तरंग को अनुदैर्घ्य माना जाता था, लेकिन बाद में ध्रुवण की व्याख्या करने के लिए इसे अनुप्रस्थ माना गया. हाइगेन्स थ्योरी कुड एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, बट कुड नॉट एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट रे. देयरफॉर वेव फ्रंट इज इमेजिन्ड टू एक्सप्लेन इट. हाइगेन की थ्योरी के द्वारा हम परावर्तन, अपवर्तन, डिफ्रैक्शन, ध्रुवण, ये सारी घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं.
तो हाइगेंस की थ्योरी या उसके एजम्पशंस हमने वेव थ्योरी में फर्स्ट देखा कि जो लाइट होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में या वेव के फॉर्म में ट्रैवल होती है, और जो ये वेव ट्रैवल होती है ऑल डायरेक्शंस में उनकी वेलोसिटी कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर। फिर उन्होंने थर्ड एजम्पशन बताया था कि जो यूनिवर्स है ये यूनिवर्स में एक मैटर फील हुआ भरा हुआ है, पूरा व्याप्त है, वो मैटर का नेम क्या है ईथर है, जिसकी डेंसिटी बहुत ही कम और इलास्टिसिटी प्रत्यास्थता बहुत ही ज़्यादा होती है। फिर उन्होंने कहा कि जो रंगों का आभास होता है, जो हमें रंग दिखाई देते हैं, वो इन तरंगदैर्घ्य में अंतर वेव लेंथ में डिफरेंस के कारण होता है। पहले स्टार्टिंग में लाइट वेव्स को लॉन्गिट्यूडनल सपोज किया हुआ था, अनुदैर्घ्य बताया था, लेकिन ध्रुवण की घटना पोलराइजेशन की प्रोसेस के बाद में इस लाइट को ट्रांसवर्स फॉर्म में भी सपोज किया गया। नेक्स्ट टॉपिक इज वेव फ्रंट, तरंगाग्र। तरंगाग्र according to wave theory, the light, a source of light, sends out disturbance in all direction. In a homogeneous medium, velocity of light waves in all the directions in the same is the same. Therefore, disturbance reaches at the same time at all such particles which are at the same distance from the source. As a result, all these particles will vibrate in phase with each other. प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से निकलकर प्रकाश तरंगें एक समांगी माध्यम ईथर के चारों ओर फैल जाती है और ईथर के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण पर जो प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित ईथर के सभी कण एक समान फेज या समान कला में होते हैं। Therefore, wavefront of a wave at any instant is defined as the locus of all the particles in the medium which are being disturbed at the same time and are in the same phase of vibration. इस प्रकार किसी क्षण विशेष पर माध्यम की वह सतह जिस पर स्थित सभी कण समान कला में कंपन करते हैं उसे ही हम तरंगाग्र कहते हैं। एज द वेव मूव्स फॉरवर्ड द वेव फ्रंट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड, द लाइन्स ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट शो द रेज ऑफ लाइट। जैसे जैसे तरंग आगे की ओर बढ़ती है तो तरंगाग्र भी आगे की ओर बढ़ता है। तरंगाग्र पर या तरंगाग्र के लंबवत जो खींची गई रेखाएं होती हैं वो प्रकाश किरणों को प्रदर्शित करती हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलाकार तरंगाग्र। सेकंड इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। एंड थर्ड इज प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। फर्स्ट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, गोलाकार तरंगाग्र। When the source is in the form of a point, then spherical wavefront is formed at finite distance from the source. जब प्रकाश स्रोत बिंदु समान होता है तो स्रोत से जो सीमित दूरी होती, सीमित दूरी पर जो तरंगाग्र बनता है वह गोलाकार तरंगाग्र होता है। इन दिस डायग्राम एस बी द पॉइंट सोर्स। इस डायग्राम में एस एक पॉइंट सोर्स है एंड A1 B1 A1 B1 A2 B2 are the spherical wave front from at distance R1 and
R2 respectively. The direction of rays is perpendicular to the wave front. इस चित्र में S एक बिंदु प्रकाश स्रोत है जिससे R1 दूरी पर तरंगाग्र A1 B1 और R2 दूरी पर तरंगाग्र A2 B2 प्रदर्शित किए गए हैं। यह तरंगाग्र गोलाकार तरंगाग्र है और किरणों की दिशाएं तरंगाग्रों के लंबवत होंगी। नेक्स्ट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, बेलनाकार तरंगाग्र। When the source is linear in shape, all the points equidistant from the source lie on the surface of cylinder, hence the wavefront is cylindrical. यदि प्रकाश स्रोत रेखावत होता है, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत रेखावत होता है तो इस स्रोत से सीमित दूरी पर, इससे इक्वल डिस्टेंस पर जो तरंगाग्र या वेव फ्रंट बनते हैं वो क्या होते हैं? बेलनाकार तरंगाग्र होते हैं। इन दिस डायग्राम SS1 is the line source and A1 B1 and A2 B2 are the cylindrical wavefront at the distance R1 and R2. इस चित्र में SS1 एक रेखावत स्रोत है तथा इससे R1 और R2 की दूरी पर दो बेलनाकार तरंगाग्र A1 B1 और A2 B2 हैं। नेक्स्ट टाइप इज प्लेन वेव फ्रंट, समतल तरंगाग्र। When the point source or linear source of light is at a very large distance, a small portion of cylindrical or cylindrical wavefront appears to be plane. Such a wavefront is said to be a plane wavefront. प्रकाश स्रोत चाहे बिंदुवत हो या सरल रेखा, उसके असीमित अर्थात अत्यधिक दूरी पर निर्मित संपूर्ण तरंगाग्र के एक भाग को समतल माना जाता है। इस प्रकार प्रकाश स्रोत से असीमित दूरी पर निर्मित तरंगाग्र समतल तरंगाग्र कहलाते हैं। इस डायग्राम में A1 B1 एंड A2 B2 आर प्लेन वेव फ्रंट, A1 B1 और A2 B2 समतल तरंगाग्र होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, हाइगेन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेंथ। To explain the propagation of wavefront, Huygens gave the theory of secondary wavelets. By this, at an instant of position of wavefront can be found geometrically. It is based on the following assumption. माध्यम में तरंग संचरण तथा तरंग का आगे बढ़ना समझाने के लिए हाइगेन ने द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसके द्वारा हम ज्यामितीय विधि से यह भी ज्ञात कर सकते हैं कि किसी क्षण विशेष पर तरंगाग्र की स्थिति कहाँ पर होगी। इसके लिए उन्होंने कुछ निम्नानुसार एजम्पशंस दिए थे। फर्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड एज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू disturbance and send out its own spherical wavelets called secondary wavelets. तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु तरंग स्रोत का कार्य करता है जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती है। इन तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। The new position of the wave fronts at any instant called secondary wavefront is the envelope of secondary wavelets at any instant. द्वितीयक तरंगिकाएं मूल तरंग के वेग से ही आगे की ओर बढ़ती हैं।
A surface touching the secondary wavelengths tangentially in the forward direction at any instant given the position of the shape of the new wavefront at that instant. This is called secondary wavelets. किसी भी क्षण इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर बाहर की ओर खींचा गया जो एनवलप होता है अर्थात उसे स्पर्श करता हुआ पृष्ठ उस क्षण पर नए तरंगाग्र की स्थिति को प्रदर्शित करता है. In this diagram, in first diagram, according to Huygens theory, point of AB is the source of the wave. यहाँ पर A और B source of the wave है. Therefore, take point P1, P2 and P3, P4 dash 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 on the wavefront AB. यहाँ पर हमने AB पर इस AB वेव पर P1, P2, P3 और P4, P5 हमने पॉइंट्स लिए हुए हैं. नाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेट इन t सेकेंड इज इक्वल टू ct. तब ये जो वेवलेट्स हैं ये जो ट्रैवल करने में टाइमिंग लेती है वो c इक्वल्स टू ct लेती है. c इज वेलोसिटी ऑफ वेव. ड्रॉ द स्फीयर ऑफ रेडियस ct टेकिंग द सेंटर P1, P2 एंड P3. अब हमने इसको सेंटर सपोज करके P1 को सेंटर सपोज करके हमने यहाँ पर एक स्फीयर बनाए हुए हैं P1, P2, P3 और P4, P5 को. देन द स्फीयर्स आर ड्रॉन touching all the sphere of center P1, P2 and P3 in forward direction. Then the envelope A1, B1 will be new wavefront. तब हमने इस सर्कल को टच करते हुए 2 डिफरेंट वेव्स बनाई हैं जो इनकी वेवलेट्स कहलाएंगे. सिमिलरली in the figure the plane wavefront is formed. इस डायग्राम में प्लेन वेवफ्रंट बना हुआ है. A surface CD touching tangentially all the secondary wavelets in the backward direction can also be drawn given a backward secondary wavefront, but it is contrary to observation. Therefore, we concluded that there is no backward flow of energy during propagation of wave. जो इस डायग्राम में हमने एक समतल तरंगाग्र को बताया हुआ है. इसमें जो पूर्व में फ्रंट में जो तरंगाग्र है वो ए बी व द्वितीयक तरंगिकाओं के जनक P1, P2 और P3 और P4 लिए गए हैं तथा जो नए तरंगाग्र न्यू वेव फ्रंट्स बने हैं वो A1, B1 का बनना प्रदर्शित करता है. इसे हम तरंगाग्र नहीं मान सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट. प्रकाश का व्यतिकरण. When two waves having same frequency but nearly same amplitudes propagate in same medium in same direction, then due to superposition of these waves a resultant wave is formed. The amplitude of resultant wave is different from the amplitude of interfering waves since the intensity of light is directly proportional to the square of amplitude. Hence, the intensity of light varies. At some points, the intensity becomes maximum and at some point the intensity light becomes minimum or zero. This phenomena is called interference of light. जब समान आवृत्ति और लगभग समान आयाम की 2 प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में गमन करती हैं तो अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जो परिणामी तरंग का निर्माण करती है, परिणामी तरंग का आयाम मूल तरंगों के आयाम के भिन्न होता है. प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है. अतः जो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है तो कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम और कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम अथवा शून्य भी हो जाती. इस कारण से प्रकाश का व्यतिकरण
होता है। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी takes place as a result of superposition of light waves coming out from source of light. This phenomena is called interference. जब समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण के प्रकार। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, व्यतिकरण दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकंड इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। संपोषी व्यतिकरण और सेकंड विनाशी व्यतिकरण। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, संपोषी व्यतिकरण। व्हेन द वेव आर in the same phase at a point. Therefore, the crest of one wave fall on the crest of another, or touch the one wave fall on the touch through the of another wave. Then the amplitude increases. The amplitude increases, hence the intensity becomes maximum. This interference is called constructive interference. It is a type of interference where the two interfering waves have the displacement in the same direction. Constructive interference is observed at any location when the two interfering waves are displaced upward direction. In this diagram, this is the before interference and second is during interference. Before interference, the crest of both waves are different, and during interference, the crest of both waves in same phase. Then the amplitude is maximum, increases, hence the intensity becomes maximum. It is also observed that both interfering waves are displaced downward. इसे हम downward direction में भी देख सकते हैं। Second type is destructive interference, विनाशी व्यतिकरण। When the waves are in opposite phase at a point, the crest of one wave falls on the through of another, or touch of one wave falls on the crest of another wave. Then the amplitude decreases, hence the intensity becomes minimum or zero. This interference is called destructive interference. Hence dark band are seen. विनाशी व्यतिकरण माध्यम के जिस बिंदु पर दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं, अर्थात एक तरंग के श्रृंग पर दूसरी तरंग का गर्द और एक तरंग के गर्द पर दूसरी तरंग का श्रृंग पड़ता है, उस बिंदु पर दोनों तरंगें एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करती हैं और उस बिंदु पर प्रकाश की परिणामी तीव्रता न्यूनतम या शून्य हो जाती है। इस प्रकार के व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। During diffraction, the crest of one wave and crest of second wave is opposite direction. Second is coherent source, कला संबंध स्रोत। The two light sources which emits the light of same frequency with zero or constant phase difference are called coherent sources. ऐसे दो स्रोतों को कला संबंध स्रोत कहते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों की आवृत्ति बराबर होती है तथा जिनमें कलांतर शून्य होता है अथवा कलांतर स्थिर होता है, समय के साथ बदलता नहीं है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। कंडीशंस फॉर द ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज। दो स्रोतों को कला
संबंध होने के लिए कुछ शर्तें होती हैं। फर्स्ट इज द टू सोर्सेज शुड एमिट द लाइट वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। दोनों की आवृत्तियाँ बराबर होनी चाहिए। द टू सोर्सेज शुड एमिट द लाइट वेव्स हैव जीरो फेज डिफरेंस और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। उसमें कालांतर शून्य होना चाहिए अथवा स्थिर कालांतर में होना चाहिए, जो समय के साथ तरंगों का कालांतर परिवर्तित नहीं होना चाहिए। द फेज डिफरेंसेस बिटवीन टू वेव्स एमिट्स फ्रॉम टू डिफरेंट लाइट सोर्सेज वेरीज कंटिन्यूअसली विथ टाइम। हैंस if the intensity of light at a point at a time is minimum, then after some time it will be maximum. Therefore the stable interference pattern will not be obtained. Thus the two independent source of light cannot produce interference. This is the reason due to which the interference is not observed by the light emitted from candles or two bulbs. दो अलग अलग प्रकाश स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के मध्य कालांतर समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। अतः किसी बिंदु पर यदि किसी समय प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो तो कुछ समय के पश्चात तीव्रता अधिकतम हो जाती है। फलस्वरूप जो स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं होता। अतः जो दो भिन्न प्रकाश स्रोतों से स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न भी नहीं हो सकता। यही कारण है कि दो मोमबत्तियों या दो बल्बों द्वारा व्यतिकरण की घटना को नहीं देखा जा सकता। कंडीशंस फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। स्थायी व्यतिकरण की ये शर्तें। कंडीशन फॉर sustained interference. The interference pattern in which the positions of maximum and minimum of intensity of light remains fixed all along the screen is called sustained or permanent interference pattern. For producing stationary interference pattern, the following importance condition must be satisfied. दो प्रकाश तरंगे कुछ विशेष परिस्थितियों में ही स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। फर्स्ट इज द सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट। दे मस्ट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जो सोर्सेज हैं दोनों सोर्सेज क्या होना चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज होना चाहिए और उनके फेज जो होना चाहिए वो फेज क्या होना चाहिए? एक दूसरे के कांस्टेंट होना चाहिए। सेकेंड, द वेव मस्ट हैव आइडेंटिकली वेवलेंथ। थर्ड इज when two sources must be narrow because a broad source of light is equivalent to a large number of narrow sources. दोनों स्रोत एक दूसरे के संकीर्ण होना चाहिए। यदि प्रकाश स्रोत चौड़ा होता है तो उसमें कई संकीर्ण प्रकाश स्रोत से मिलकर बना हुआ होगा। जो दो प्रकाश स्रोतों से दो तरंग युग्म प्राप्त करने की बजाय कई तरंग युग्म प्राप्त होंगे जो अपना अपना व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे। सोर्स शुड बी मोनोक्रोमेटिक। प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो भिन्न भिन्न रंग भिन्न भिन्न व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे जिनकी चौड़ाई भी अलग अलग होगी। ये प्रतिरूप एक दूसरे को अतिव्याप्त हो जाएंगे जिससे क्लियर व्यतिकरण या इंटरफेरेंस का डायग्राम हमें नहीं मिलता है। डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस शुड बी वेरी स्मॉल। दो स्रोतों के बीच में जो डिस्टेंस है दूरियां हैं बहुत ही कम होना चाहिए। वेवलेंथ ऑफ द टू सोर्सेज शुड बी सेम। दो तरंगों की वेवलेंथ लगभग समान होना चाहिए, उनकी आयाम समान होना चाहिए। नेक्स्ट इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव शुड बी सेम। आयाम भी उनके समान होना चाहिए। वेव शुड बी इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन।
दोनों वेव का जो पोलराइजेशन होना चाहिए वो सेम स्टेट पर होना चाहिए। यदि दोनों प्रकाश तरंगे ध्रुवित हो तो उनकी ध्रुवण अवस्था भी समान होगी। दीज आर द कंडीशन फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।